आदाब, मैं हूं काजी इरफान और आप देख रहे हैं दिन भर की बड़ी खबरों से बना स्पेशल बुलेटिन। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है। भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। मुरादाबाद के डिविजनल कमिश्नर ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने दावा किया है कि पुलिस ने गोली चलाई है। घटना के बाद इलाके में तनाव है। मस्जिद के चारों ओर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है और इलाके को सील कर दिया गया है। आसपास के थाने से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाए गए हैं। संभल में 3 लोगों की हुई मौत पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वहां पत्थरबाजी होगी ही जब पुलिस ऐसे कार्रवाई करेगी। चुनाव के दौरान बूथ लूटेगी तो लोग निराश होकर क्या करेंगे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि दूसरे पक्ष को कोई भी सुनने वाला नहीं है, यह जानबूझकर सरकार ने कराया है। अखिलेश ने कहा कि संभल में जो कुछ भी हुआ वो बीजेपी सरकार और प्रशासन सब ने मिलकर करवाया है ताकि चुनाव की धांधली और चुनाव की बेईमानी पर चर्चा ना हो पाए। यूपी उपचुनाव में मुस्लिम बहुल कुंदरकी सीट पर समाजवादी पार्टी की हार और बीजेपी की जीत को लेकर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है और कहा है कि कुंदरकी में चुनावी घपला हुआ है, वहां लोगों को वोट देने से रोका गया। अखिलेश के मुताबिक लोग अपनी परेशानी बताने के लिए लखनऊ आ रहे थे, लेकिन उन्हें सीतापुर में रोक दिया गया। कुंदरकी में 61% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, फिर भी सपा के उम्मीदवार की जमानत तक जब्त हो गई और बीजेपी जीत गई। मालेगांव सेंट्रल सीट से एमआईएम के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने जीत तो हासिल की, लेकिन बेहद कम मार्जिन से। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने केवल 162 वोट से जीत हासिल की। ओवैसी की पार्टी एमआईएम महाराष्ट्र में 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, उनमें से सिर्फ एक ही सीट पर जीत मिल पाई है। पटना में जमीयते उलमा बिहार ने भारतीय संविधान सुरक्षा एवं राष्ट्रीय एकता सम्मेलन का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता जमीयते हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने की। इस दौरान मौलाना मदनी ने वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा उठाया और कहा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर वक्फ बिल को लेकर अपना रुख स्पष्ट नहीं करेंगे तो मुसलमान भी सियासी तौर पर उनको सबक सिखाने के लिए तैयार रहेंगे। गौरतलब है कि 25 नवंबर से शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाना है। रूस ने IAEA के ईरान विरोधी प्रस्ताव की निंदा की है। रूस ने बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस की कार्रवाई की आलोचना की है। रूस का कहना है कि ईरान के खिलाफ प्रस्ताव का मकसद ईरान की छवि को खराब करना और गाजा पर इजराइल के युद्ध से वैश्विक ध्यान को हटाना है। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजराइल की खुफिया सेवाएं अपने उच्च अधिकारियों और कमांडरों के लिए गिरफ्तारी वारंट की घोषणा से परेशान है। खबर है कि सेना के कुछ अधिकारियों और कमांडरों के लिए गुप्त गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं, जिन पर कोर्ट द्वारा कार्रवाई की संभावना है। हमास की सैन्य शाखा अल-कस्साम ब्रिगेड ने घोषणा की है कि उत्तरी गाजा में किए गए इजरायली हवाई हमलों में एक इजरायली महिला बंधक मारी गई है। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी समा ने घटना की पुष्टि की है। अल-कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा है कि इजराइल जिस तरह से हमले कर रहा है उससे इजरायली बंधकों की हालत खराब होती जा रही है। हिजबुल्लाह ने 24 घंटे में इजराइल के खिलाफ 34 सैन्य अभियान शुरू किया है। हिजबुल्लाह ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों और कब्जे वाले क्षेत्रों में इजरायली सेनाओं पर बड़े हमले किए गए हैं, जिसमें शिरागा सैन्य अड्डे पर दूसरा ड्रोन हमला शामिल है। हिजबुल्लाह का दावा है कि इन हमलों में इजरायली फौजियों को काफी नुकसान हुआ है। ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित फलस्तीनी स्क्वायर पर कैदी के कपड़े में नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री गैलेंट की तस्वीर लगाई गई है, जिस पर लिखा है वांटेड क्रिमिनल्स। दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने दोनों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं, जिसको देखते हुए 124 देशों ने इन दोनों की यात्रा पर बैन लगा दिया है। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।